नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जो आइलैंड बायोजियोग्राफी है और इस टॉपिक को हमने लिया है इकोलॉजी के यूनिट से। आज के टॉपिक में हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और जो पहला पार्ट होगा इस वीडियो का जिसमें हम आइलैंड बायोजियोग्राफी ये जो टॉपिक है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर नीट। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, आइलैंड बायोजियोग्राफी इस टॉपिक में दो वर्ड आपको दिखाई देंगे, एक होगा आइलैंड और दूसरा होगा बायोजियोग्राफी। So what is the island? Island is any isolated part of अर्थ। एक कोई अर्थ का आइसोलेटेड पार्ट हो सकता है जिसमें हम देखते हैं कि ये इमेज में आपको जो दिखाई दे रहा है ये ओशियनिक आइलैंड का पार्ट है जिसके सराउंड में पूरा का पूरा कौन होता है, यहाँ पे वाटर होता है। और जो दूसरा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, उसका जो टॉप होता है या कोई भी हिस्सा उसका उसे भी हम आइलैंड कहते हैं। और एक बात है कि आइलैंड में भी आइसोलेटेड स्प्रिंग्स एंड आइलैंड में भी आइसोलेटेड डेजर्ट भी हो सकता है। एक्चुअली आइलैंड बायोजियोग्राफी इट्स कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय रॉबर्ट मैकआर्थर एंड हिज को साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है और उसमें जो बायोजियोग्राफी ये जो वर्ड है उसका एक मीनिंग है, ठीक है। बायोजियोग्राफी इज स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज एंड रीजन फॉर देयर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली बायोजियोग्राफी में हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किसी भी लिविंग स्पेसीज का, ठीक है, और उसका जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसे भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए, इस डायग्राम में आपको ये दिया गया है कि मान लो अगर कोई एक एरिया है आपके पास, एक कोई एरिया है और उस एरिया में कोई स्पेसीज है, ये कोई स्पेसीज उस एरिया में पाए जाते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसीज। अगर ये मान लो कि मेनलैंड पे स्पेसीज रहते हैं और इन स्पेसीज को अपना लैंड मेनलैंड छोड़ के किसी अदर लैंड में अगर मतलब वहां से जाना होगा तो यहाँ से वो स्पेसीज क्या करेंगे कि दूसरे एरिया में निकल जाएंगे, ठीक है। निकल जाने का रीजन कुछ भी हो सकता है, वहां पे कोई डिफाइंड रीजन नहीं हो सकता, ठीक है, पर ये यहाँ से चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसीज है उन स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पे, एक होता है इमिग्रेशन और दूसरा होता है इमाइग्रेशन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इमाइग्रेशन कॉन्सेप्ट होता है। इमाइग्रेशन का दूसरा मतलब ये है कि एक्सटिंक्शन होना। इमाइग्रेशन का क्या मतलब हो सकता है कि उस ओरिजिनल मेन लैंड से वो जो स्पेसीज है एनिमल की वो एक्सटिंक्ट होते जा रही है, ये भी उसका अर्थ हो सकता है। देखिए, अगर नंबर ऑफ स्पेसीज उस आइलैंड के ऊपर मतलब कुछ कोई भी जो एरिया है वहां पे उस एरिया में जो भी स्पेसीज होती है ना वहां पे, ठीक है, उस स्पेसीज का जो भी नंबर है अगर नंबर कम होता है तो रेट ऑफ माइग्रेशन वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिएगा कि ये कोई जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज बहुत ही कम आपको अगर दिखाई देती है तो वहां पे इमिग्रेशन का रेट बहुत ही ज्यादा होता है। मान लीजिएगा कि ये नंबर ऑफ स्पेसीज यहाँ पे इतनी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेट ऑफ इमिग्रेशन बहुत ही ज्यादा आपको दिखाई देता है, ठीक है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पेसीज उस एरिया में ज्यादा बढ़ने लगती है तो वहां पे इमिग्रेशन का रेट भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपको इस ग्राफ में बहुत ही आसानी से ये चीजें दिखाई देगी और एक पॉइंट भी यहाँ पे आएगा जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, ठीक है। दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन विल बी इक्वल हो सकता है इस पॉइंट पे। और दूसरी बात क्या है कि मान लो, ठीक है, कि अगर किसी एरिया में नंबर ऑफ स्पेसीज का रेट बहुत ही कम है तो वहां पे रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी क्या होगा, कम दिखाई देगा आपको। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ स्पेसीज इन पर्टिकुलर एरिया अगर कम है तो वहां पे रेट ऑफ एक्सटेंशन भी क्या होगा, कम दिखाई देगा। और उस एरिया में अगर नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ती है, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज आपको एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देगी
तो वहां पे देख सकते हो आप कि रेट ऑफ एक्सटेंशन भी पहले से कई गुना ज्यादा ये बढ़ जा रही है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो दो बातें होगी यहाँ पे। इमिग्रेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्पेसीज इन दैट एरिया कम होनी चाहिए, और एक्सटेंशन के लिए अगर एक्सटेंशन ज्यादा रखना होगा तो नंबर ऑफ स्पेसीज उस एरिया में क्या कैसे होनी चाहिए, ज्यादा नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि एक कोई आइलैंड है जो एम्प्टी आइलैंड है, और जो दूसरा आइलैंड है यहाँ पे जो पॉपुलेटेड आइलैंड है। देखिए, ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जो भी ऑर्गेनिज्म का नंबर है इधर बहुत ही कम होगा या वो अब्सेंट होंगे वहां पे। और इस डायग्राम में आप देख सकोगे इस इमेज में कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है उस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर। ठीक है, ओके। अगर कोई एम्प्टी आइलैंड हो तो वहां पे क्या हो सकता है कि लो रेट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब क्या है कि वहां से जाने वालों की, यहाँ से निकल जाने वालों की संख्या कैसी होगी, कम होगी। यहाँ से कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे अगर, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या अगर कम होती है तो वहां से कोई नहीं जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि द रेट ऑफ एक्सटेंशन इज वेरी लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, रेट ऑफ एक्सटेंशन इज वेरी लो इन केस ऑफ एम्प्टी आइलैंड। दूसरी बात जो यहाँ पे रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इमिग्रेशन यहाँ पे बढ़ता है। रेट ऑफ इमिग्रेशन बढ़ने के कारण हो सकते कि यहाँ पे कंपटीशन ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्पेसीज कम होते हैं, अगर किसी आइलैंड के ऊपर नंबर ऑफ स्पेसीज कम होता है तो वहां पे कंपटीशन होने की कोई चीज ही नहीं है। सही बात है। दूसरी गोष्ट है वहां पे रिसोर्स अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, वहां पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो कोई भी स्पेसीज यहाँ आने के लिए तरसेगा यहाँ पे। सो नंबर ऑफ स्पेसीज, ठीक है, अदर मेनलैंड एरिया से और अदर आइलैंड से क्या होंगे, इस और इमिग्रेशन करेंगे, इस ओर आएंगे। सो यहाँ पे रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या होना चाहिए, एम्प्टी आइलैंड के ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड आइलैंड के बारे में जो हाईली पॉपुलेटेड आइलैंड है। देखिए इस आइलैंड के ऊपर रहने के लिए भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ठीक है, जो भी स्पेसीज यहाँ पे परेशान है, मतलब खाना नहीं मिल रहा होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही होगी, तो ये क्या हो गया कि यहाँ से इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाएंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इंस्टेड ऑफ लो एक्सटेंशन रेट द रेट विल बी वेरी हाई। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा तो हाई रेट ऑफ एक्सटेंशन बनेगा हाईली पॉपुलेटेड आइलैंड में। और दूसरी बात है, अगर कोई नया, ठीक है, कि इंडिविजुअल इस आइलैंड के ऊपर आना चाहता हो तो ये नहीं आ सकता। यहाँ पे आ नहीं सकता का मतलब नहीं है कि वो आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कि हो सकता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, तो इसके लिए यहाँ पे रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या होगा, इसके कंपैरिजन में अपोजिट ही होगा, तो लो होना चाहिए। सो रेट ऑफ एक्सटेंशन एंड रेट ऑफ इमिग्रेशन, इन दोनों चीजों में भी ये आइलैंड पहले आइलैंड से बहुत ही अपोजिट दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो हाईली पॉपुलेटेड आइलैंड के ऊपर हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, इसलिए कोई स्पेसीज यहाँ पे आना नहीं चाहती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि नंबर ऑफ स्पेसीज वहां पे होने की वजह से तो फूड अवेलेबिलिटी वहां पे कम हो सकती है, तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो सकते ज्यादा वहां पे। और तीसरी बात यह है रिस्क फैक्टर, यहाँ पे अगर कोई स्पेसीज आ जाए तो मे भी हो सकता है कि उस स्पेसीज का प्रेडेटर यहाँ पे पहले से ही मौजूद हो, तो स्पेसीज नहीं आएगी यहाँ पे। सो रेट ऑफ इमिग्रेशन यहाँ पे कम होने के जो भी चांसेस है, जो भी रीजन है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तीन फैक्टर हमें दिखाई दिए हाईली पॉपुलेटेड आइलैंड के ऊपर। पहला फैक्टर हाई कंपटीशन, दूसरा फैक्टर लो अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, और तीसरा फैक्टर हो सकता है कि हाई रिस्क। और इसके अपोजिट ये तीनों फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो एम्प्टी आइलैंड हम जिसे कहते हैं। एम्प्टी आइलैंड के ऊपर नंबर ऑफ स्पीसीज कम होने की वजह से वहां पे रिस्क फैक्टर भी बहुत ही कम हो जाता है।
चलते इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ते। देखिए कि आइलैंड बायोजियोग्राफी में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते पॉपुलेशन स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेनली जो दो फैक्टर है उनके। दोस्तों अब बात करते हैं कि द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द बायोजियोग्राफी। मान लीजिएगा कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है और वो जियोग्राफिकल एरिया बहुत ही स्मॉल है। अगर कोई जियोग्राफिकल एरिया अगर स्मॉल होता है तो वहां पे स्पेसीज एक्सटेंशन का रेट क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। क्यों? ऐसा होने के कुछ रीजन भी हो सकते हैं वहां पे, क्योंकि अगर स्पेसीज जो एरिया है वहां पे जहाँ पे स्पेसीज रहती है तो एरिया कम होने के वजह से अगर वहां पे अगर स्पेसीज का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहां पे कंपटीशन राइज होना शुरू हो जाएगा और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी कम होती है और साथों साथ एरिया भी बहुत ही कम होगा वहां पे। तो अगर जिस ठीक है पॉपुलेशन का एरिया मतलब कि आइलैंड का एरिया जिसका कम होता है वहां पे रेट ऑफ एक्सटेंशन आपको क्या दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है एज कंपेयर्ड विद द लार्ज एरिया ऑफ दैट आइलैंड। देखिए जिस आइलैंड का एरिया लार्ज होता है वहां पे रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज क्या होगा, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे अगर मान लो कि नंबर ऑफ स्पेसीज बढ़ भी जाए तो ये एरिया सफिशिएंट है उन स्पेसीज को जीवित रखने के लिए। वहां पे नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो सकते हैं। तो वहां से निकल जाने का जो रेट होता है, रेट ऑफ एक्सटेंशन एज कंपेयर टू द स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, वो कम होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस पे आपको दिया गया है रेट ऑफ एक्सटेंशन और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको दिया गया है वहां पे नंबर ऑफ स्पेसीज के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है कंपैरिजन पॉइंट, ये है एरिया के बारे में भी। अगर नंबर ऑफ स्पेसीज कम होते हैं तो रेट ऑफ एक्सटेंशन भी कम होगा और नंबर ऑफ स्पेसीज जब बढ़ने लगते हैं तब क्या होगा, एक्सटेंशन का रेट भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि वो भी बढ़ता है। बट डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। यहाँ पे अगर स्मॉल एरिया है तो ज्यादा रेट ऑफ एक्सटेंशन होगा और एरिया अगर लार्ज होता है, वहां पे लिविंग एरिया अगर आइलैंड का ज्यादा होता है तो वहां पे रेट ऑफ एक्सटेंशन कम होता है। जो दूसरा फैक्टर बायोजियोग्राफी के स्टडी के ऊपर अफेक्ट करता है और स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मेनली अफेक्ट करता है, वो होता है कि डिस्टेंस ऑफ दैट न्यू आइलैंड। मान लो कि कोई एक पुराना आइलैंड है, यहाँ पे ये देखिए अपना एक पुराना आइलैंड है और उस आइलैंड के आजू बाजू में कुछ डिस्टेंस पे बाकी के आइलैंड है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेट है तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो वाई एक्सिस पे हमें दिखाई देगा स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन रेट और एक्स एक्सिस पे हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ स्पेसीज को। देखिए अगर मेन लैंड से मान लो कि एक हमारा पहला वाला मेन लैंड एरिया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज है, नंबर ऑफ स्पेसीज जिस लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वहीं से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, मान लो कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा एक आइलैंड है और उससे भी दूर एक कोई दूसरा आइलैंड है और यहाँ पे सबसे दूर एक तीसरा आइलैंड भी आपको दिखाई देगा और ये चौथा जो आइलैंड हमने बनाया यहाँ पे कुछ मान लो कि कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन मेन आइलैंड से कहाँ पे हो जाएगा, जो आइलैंड इस मेन आइलैंड के करीब होगा वहां पे नंबर ऑफ स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, जो सबसे क्लोज आइलैंड होगा, जो मेन आइलैंड के क्लोज, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, वहां पे जाके रहेंगे और जो एरिया सबसे दूर होता है वहां पे वेरी लेस नंबर ऑफ स्पेसीज विल ट्रैवल। ओके, तो इस ग्राफ लाइन में आपको वही यही बातें दिखाई देगी। जो ब्लू कलर का जो लाइन है तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्पेसीज यहाँ पे कम होती है तो हमने पहले भी बताया था कि रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा और जैसे ही नंबर ऑफ स्पेसीज ज्यादा बढ़ने लगती है वैसे ही इमिग्रेशन का रेट क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो रेट ऑफ एक्सटेंशन उसके अपोजिट जाता है। जब नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ एक्सटेंशन भी ज्यादा होता है।
और यहाँ पे बात क्या है कि अगर आपका जो नया आइलैंड है, मेन आइलैंड के बाजू में अगर नियर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्पीसीज क्या होगी, वहां पे माइग्रेट होगी या इमिग्रेट होगी वहां पे, ठीक है। अगर एरिया फार डिस्टेंस पे आएगा, मतलब मेन आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर में अगर कोई एरिया होता है, तो इमिग्रेशन का रेट वहां पे क्या होगा, बहुत ही कम दिखाई देगा आपको। तो ये हो गए कुछ पॉइंट आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी के बारे में। अब आते हैं CSIR नेट के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर शोज मैकआर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ बायोटा ऑन अ सिंगल आइलैंड। इन दिस फिगर द टर्म ABCD इन ऑर्डर आर। मतलब कि आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, मैकआर्थर और विल्सन ने, एडवर्ड विल्सन ने जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया था, इक्विलिब्रियम की थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके हिसाब से इस ग्राफ मैंने एक ही आइलैंड के ऊपर जो ग्राफ लाइन यहाँ पे बनाए गए हैं और वहां पे जो पॉइंट दिए ABCD पॉइंट, ये क्या डिनोट करते हैं, ऐसा पूछा गया। तो हमने इस डायग्राम में आपको शायद दिखाया था कि ये जो पहला लाइन रेड वाई एक्सिस से, ठीक है, होके इस लाइन में जो नीचे नीचे आता है, तो ये लाइन किसके लिए आएगा, इमिग्रेशन के लिए आता है। ये लाइन किसके लिए आएगा, इमिग्रेशन को डिनोट करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में इमिग्रेशन ए पॉइंट किसको डिनोट करेगा, ये इमिग्रेशन को ये डिनोट करता है। तो पहले ऑप्शन में ये एक्सटेंशन के लिए दिया गया है, ये तो गलत होगा। दूसरे ऑप्शन में इमिग्रेशन, हाँ यहाँ पे लग रहा है कि ये इमिग्रेशन होना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में एक्सटेंशन दिया गया है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन विल नॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चौथे ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे इमिग्रेशन दिया है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पे बी, तो हमने उसके पहले डायग्राम में भी आपको समझाया था कि जो बी ग्राफ लाइन है, तो ये एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या यही बात यहाँ पे आपको दिखाई देगी, बी लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक्सटेंशन के लिए, सही है, हाँ। और ऑप्शन नंबर 4 में भी आपको ये एक्सटेंशन के बारे में बोल रहा है। हमने बोल दिया था कि आपको तीसरा जो पॉइंट होता है यहाँ पे, जो सी पॉइंट यहाँ पे डिनोट करता है, ये होता है किसके लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में। तो आते हैं ऑप्शन 2 और 4 में देखते। ओके, सी ग्राफ लाइन किसको डिनोट कर रही है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज को डिनोट कर रही है। क्या ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। और ऑप्शन नंबर 4 में सी पॉइंट किसके लिए यहाँ पे शो हो रहा है, साइज ऑफ स्पीसीज पूल, नहीं ये बात गलत हो रही है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। देख लिया दोस्तों, कितना आसान है। जून 2011 में पार्ट सेक्शन सी का एक क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्राफ ए लाइन किसके लिए है, ग्राफ बी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, और पॉइंट सी यहाँ पे जो डिनोट कर दिया है ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट सी हमने बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में होता है। इसका मतलब है जब रेट ऑफ एक्सटेंशन एंड रेट ऑफ इमिग्रेशन जब इक्वल नंबर पे आता है, जो वहां पे जो एक नंबर ऑफ स्पीसीज आपको जो दिखाई देगी, दैट पॉइंट विल डिनोट द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज। और पॉइंट डी क्या डिनोट करता है, पॉइंट डी डिनोट करता है साइज ऑफ स्पीसीज पूल, साइज ऑफ स्पीसीज पूल के बारे में, मतलब फाइनल नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे कितनी होनी चाहिए, ये तो एक फाइनल नंबर यहाँ पे आ सकता है, जो एक स्टेबल नंबर आपको दिखाई देगा, ना उसमें से कोई एक्सटेंट होगा ना उसमें कोई ऐड हो सकता है, तो ये फाइनल नंबर यहाँ पे बन सकता है। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है जून 2011 में, फिर से उसी टाइम पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पार्ट सी में से बिलोंग करता हो। अकॉर्डिंग टू मैकआर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमें ये पूछा गया है। तो सही यहाँ पे हम ट्रू को बॉक्स बना देते हैं ताकि हमारा फोकस उसके ऊपर ही रहे। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, larger island and island closer to the continent are expected to have more species than smaller and isolated island। क्या ऑप्शन सही हो सकता है, हाँ हमारे हिसाब से तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो रहा है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई एक आइलैंड है जो साइज में बहुत ही बड़ा आइलैंड है, मान लीजिएगा कि एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है और उसके कंपैरिजन में एक दूसरा एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है,
ओके, लार्जर आइलैंड एंड आइलैंड क्लोजर टू द कंटिनेंट। मान लो जी एक लार्जर आइलैंड है और एक स्मॉलर आइलैंड है। इस इन दोनों में से जो लार्जर आइलैंड है जो किसके क्लोज है, एक मेन आइलैंड के क्लोज है। ये सॉरी यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, कि ये कोई एक मेन आइलैंड है और इसके बाजू में थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरा आइलैंड है जिसका साइज भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ से कई डिस्टेंस दूर एक दूसरा आइलैंड जो हमने बनाया यहाँ पे, जो एक तो बात है कि एक स्मॉल भी है और एक फार डिस्टेंस पे भी आएगा। तो हमने एक ग्राफ बनाया था आपके लिए, तो इस ग्राफ लाइन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, जो आइलैंड स्मॉल होता है वहां पे रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या होगा, कमी होगा, और जो आइलैंड लार्ज होता है वहां पे रेट ऑफ एक्सटेंशन कम होता है, रेट ऑफ एक्सटेंशन कम होगा। और जो आइलैंड फार डिस्टेंस पे होता है वहां पे रेट ऑफ इमिग्रेशन क्या होगा, कम होगा, और जो नियर डिस्टेंस पे होता है वहां पे क्या होता है, रेट ऑफ इमिग्रेशन बहुत ही ज्यादा हमें दिखाई देता है। ये ब्लू कलर का लाइन जो है जो रेट ऑफ इमिग्रेशन को डिनोट कर रही है। जो आइलैंड मेन आइलैंड के नियर होता है वहां पे रेट ऑफ इमिग्रेशन ज्यादा होता है। क्या यही ऑप्शन हो रहा है वहां पे? देखिए, लार्जर आइलैंड एंड आइलैंड क्लोजर टू द कंटिनेंट, आइलैंड विच इज क्लोजर टू द कंटिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पेसीज। हाँ, यही होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज का संख्या क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कंपेयर विद द स्मॉलर एंड फार डिस्टेंस आइलैंड। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही सही जवाब होना चाहिए। अब पढ़ते हैं अगले ऑप्शन, स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड फार फ्रॉम द कंटिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पेसीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आइलैंड क्लोज होता है वहां पे ज्यादा स्पेसिएशन आपको दिखाई देगा, स्पेसीज का नंबर ज्यादा दिखाई देता, और जो आइलैंड मेन आइलैंड और कंटिनेंट से दूर होता है वहां पे नंबर ऑफ स्पेसीज आपको कम दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर कोई स्पेसीज ट्रैवल करती है यहाँ इतना दूर, हो सकता है उसको ट्रैवल में बहुत सारी दिक्कत आए, और ट्रैवल करने के बाद जो वो पाना चाहती है अगर वहां पे नहीं मिला तो वो स्पेसीज वहां पे नहीं रह सकती है। तो इसके लिए तो रिस्क फैक्टर वहां पे ज्यादा बढ़ता है। तो विदाउट एनी रिस्क, मतलब कम रिस्क लेके स्पेसीज कहाँ पे ट्रैवल करती है, जो आइलैंड बहुत लार्ज साइज में होगा और नियर टू द मेन कंटिनेंट वहां पे होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 गलत हो रहा है, क्योंकि स्मॉलर आइलैंड पे नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या ज्यादा दिखाई नहीं देगी, वहां पे कम होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि गलत हो रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड क्लोजर टू द कंटिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव more spaces than far away smaller and isolated island। नहीं, अगर देखिए यहाँ पे दोनों भी एरिया जो है तो कैसे स्मॉल है, बट एक स्मॉल होके भी क्लोज है और जो दूसरा स्मॉल है बट फार डिस्टेंस पे है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत होना चाहिए। चौथा ऑप्शन, मोर स्पेसीज आर एक्सपेक्टेड टू ऑन ऑल आइलैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कंटिनेंट। नहीं, ये बात तो बहुत गलत हो रही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ऐसा मतलब कि नहीं हो सकता कि अगर कोई आइलैंड मेन आइलैंड से दूर है और वहां पे जो नंबर ऑफ स्पेसीज है तो एक क्लोज आइलैंड और लार्ज आइलैंड के उतनी होगी। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो फैक्टर जो मेनली अफेक्ट करते हैं स्पेसिस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है साइज। ऑप्शन नंबर 4 इन दोनों को भी गलत कर रहा है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 गलत होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है जून 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस नॉट को बॉक्स बनाइएगा ताकि फोकस बना रहे हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेडिक्शन अराइजिंग आउट ऑफ विल्सन मैकआर्थर थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें गलत सा प्रेडिक्शन ढूंढना है कि जो थ्योरी दिया गया था यहाँ पे विल्सन मैकआर्थर ने,
थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी का। तो इस थ्योरी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको अगर हम ढूंढते हैं तो गलत ऑप्शन हमारे पास आ ही जाएगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या सही हो सकता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आइलैंड शुड इंक्रीज विथ इट्स साइज एंड एरिया। सही बात है, अगर एरिया बढ़ता है तो नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे बढ़ती है, अगर एरिया वहां पे डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे डिक्रीज हो सकती है। तो पहला तो प्रिडिक्शन सही आ रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आइलैंड शुड इंक्रीज विथ इट्स साइज एंड एरिया। साइज अगर बढ़ती है और एरिया अगर बढ़ता है तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज भी वहां पे बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन एक सही है। हमें ढूंढना है गलत कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ स्पीसीज शुड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द सोर्स पूल। क्या ये बात सही है? हाँ, ए भी ऑप्शन सही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या भी वहां पे क्या हो सकती है, डिक्रीज होती है। द नंबर ऑफ स्पीसीज शुड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जब ये डिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगा, फार डिस्टेंस के ऊपर जो आइलैंड है मेन कंटिनेंट से जो फार डिस्टेंस पे आएगा, तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, कंपेयर विद द जो आइलैंड मेन कंटिनेंट से कैसे है वहां पे क्लोज डिस्टेंस पे होता है। तो यही प्रेडिक्शन किया था विल्सन मैकआर्थर की उस थ्योरी ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ते हैं हम, 3 को बाद में देखेंगे। स्पीसीज रिचनेस ऑन एन आइलैंड शुड बी रिलेटेड टू इट्स एवरेज डिस्टेंस टू द नेबरिंग आइलैंड। क्या ये बात सही हो सकती है? हाँ, ये बात भी सही हो सकती है। स्पीसीज रिचनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एवरेज डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो इसके पहले ऑप्शन में भी हमने यही बात की थी, जो एवरेज डिस्टेंस अगर कम आता है तो वहां पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे कंटिनेंट और आइलैंड के बीच में तो वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और अगर ऑप्शन 4 सही है तो गलत ऑप्शन कौन होना चाहिए यहाँ पे, गलत ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट ऑप्शन will not the correct answer, second will also wrong and fourth will be wrong option. So the turnover of a species should be common and frequent. यहाँ पे ऐसा नहीं होता, turnover of species मतलब कि number of species किसी एरिया में कितनी जा रही है, तो ये सभी मतलब आइलैंड के लिए कॉमन होगा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। अलग अलग आइलैंड के लिए अलग अलग कंडीशंस बनी रहेगी, वहां पे कोई भी फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं हो सकता स्पीसीज रिचनेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दिसंबर 2018 में, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स इन एन एग्रीकल्चर लैंडस्केप कैन बी व्यूड as island of habitat in an ocean of non-habitat. MacArthur and Wilson island biogeography model can be used to predict pattern of species richness in the forest. Fragment which are represented in the graphs below. Which of the following combination of the graphs correctly represent the prediction from the model? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास अगर मान लो कि कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, ये कोई फॉरेस्ट एरिया है और इस फॉरेस्ट एरिया को हमने क्या किया है कि कुछ फ्रैगमेंट में कन्वर्ट किया है इसको, मतलब ऐसे छोटे छोटे कुछ फ्रैगमेंट में उसको हमने कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट होने के बाद वहां पे जो मतलब क्या है कि ये तो पहला ओरिजिनल फॉरेस्ट एरिया होगा, उसके बाद उसको हमने क्या किया है, टुकड़ों में कन्वर्ट किया है, उसके टुकड़े बना दिए और अब ये जो भी पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जो हम जैसे हम एग्रीकल्चर लैंडस्केप कह रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए वहां पे यूज कर दिए जाएंगे। तो इसके ऊपर जो भी यहाँ पे ग्राफ बना गया है उसको हमको ध्यान में लेके हुए कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट आता है ये ढूंढना है। यहाँ पे देखिए कि ए एंड बी में आपको दिया गया है कि डाटा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखना है कि पहले ए एंड बी ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस पे दिया गया है फ्रैगमेंट एरिया और वाई एक्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपको दिया गया है स्पीसीज रिचनेस इन द फ्रैगमेंट, सही है।
ऑप्शन सी और डी में आपको दिया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रैगमेंट, ये यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ ए एंड बी दो अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगा और सी एंड डी अलग चीजों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब इस ग्राफ को पढ़ते हैं। वाई एक्सिस आपको दिया गया है स्पेसिस रिचनेस मतलब नंबर ऑफ स्पेसिस, और एक्स एक्सिस को आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, फ्रैगमेंटेड एरिया। आप देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही होना चाहिए, ए एंड बी में से कौन सा सही होना चाहिए आपको ढूंढना है। ठीक है, अगर फ्रैगमेंटेड एरिया, अगर मान लो कि यहाँ पे फ्रैगमेंटेड एरिया बहुत ही स्मॉल होगा, और जैसे ही हम एक्स एक्सिस के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो फ्रैगमेंटेड एरिया वहां पे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि पहले एक छोटा सा एरिया आपको दिया गया है, फ्रैगमेंटेशन जिसका हुआ है, मेन आइलैंड का फ्रैगमेंटेशन होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है। उसके बाद आइलैंड का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डायग्राम में तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है, पर हम मानते हैं कि यहाँ पे साइज बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे ही हम एक्स एक्सिस के ऊपर आगे आगे जाते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि एरिया का साइज वहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर स्मॉल एरिया है तो नंबर ऑफ स्पेसिस भी वहां पे क्या होने चाहिए, स्पेसिस रिचनेस भी वहां पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो ग्राफ बी में क्या हमें वही बात दिखाई देती है। मान लो कि यहाँ पे एरिया का साइज बहुत ही स्मॉल है, बट स्पेसिस रिचनेस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो एरिया छोटा होता है, स्मॉल होता है, वहां पे स्पेसिस रिचनेस भी कम होती है। स्पेसिस रिचनेस भी क्या होती है, वहां पे कम होती है, वहां पे स्पेसिस आपको ज्यादा दिखाई नहीं देते। बट ग्राफ बी ये कह रहा है कि यहाँ पे स्पेसिस रिचनेस एरिया स्मॉल होने के बावजूद भी स्पेसिस रिचनेस ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। जहां जहां पे ऑप्शन बी आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से 3 और 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत पाया जा रहा है। ओके, अब आते हैं ऑप्शन 1 और 2 के बारे में। क्या हमारे हिसाब से एक सही होगा? हाँ, कि ए ग्राफ सही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ए ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर फ्रैगमेंटेड एरिया स्मॉल है तो नंबर ऑफ स्पेसिस, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिस भी वहां पे क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और जैसे जैसे क्या हो रहा है कि एरिया का साइज बढ़ते जा रहा है तो नंबर ऑफ स्पेसिस भी आपको क्या दिखाई देगी, यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो ये बात सही है, ग्राफ ए या इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही करेक्ट है। अब ढूंढना है हमें ग्राफ सी और डी में से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दिया गया डिस्टेंस और नंबर ऑफ स्पेसिस के बारे में। जब डिस्टेंस धीरे 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 वाई एक्सिस के ऊपर इंक्रीज होता है तो क्या नंबर ऑफ स्पेसिस इंक्रीज होती है? नहीं, नंबर ऑफ स्पेसिस वहां पे डिक्रीज होना शुरू होती है। हमने इसके पहले भी आपको टॉपिक में दिखाया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वहां पे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो फार डिस्टेंस पे माइग्रेशन वहां पे क्या होगा, डिक्रीज होता है। अगर माइग्रेशन डिक्रीज होता है तो स्पेसिस रिचनेस भी क्या होगा, वहां पे डिक्रीज ही होगा। तो इसके हिसाब से ग्राफ सी यहाँ पे बहुत ही रॉन्ग जा रहा है। अगर ग्राफ सी रॉन्ग जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी क्या होगा, गलत होगा। बचता है एक ही ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होना चाहिए। ओके, बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में। स्पेसिस रिचनेस आपको दिया है वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ स्पेसिस, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है। जितना डिस्टेंस कम होगा मेन कंटिनेंट से आइलैंड का डिस्टेंस जितना कम होगा वहां पे स्पेसिस रिचनेस क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको स्पेसिस वहां पे दिखाई देगी। तो ये ग्राफ इस पॉइंट पे बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिस की संख्या ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ इमिग्रेशन डिक्रीज होगा। अगर इमिग्रेशन डिक्रीज होता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई आइलैंड है तो वहां पे नंबर ऑफ स्पेसिस की संख्या भी क्या होगी, वहां पे डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। तो ऑप्शन ग्राफ ए एंड ग्राफ डी जिस ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे वही ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। उसके पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है कि डाटा क्या दिया गया है, हमने पढ़ा क्या है पहले, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बनाए।
तो दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।